गुड मॉर्निंग। फिर मैं आपके बीच में आया एक नई टॉपिक लेकर, एविडेंस का ही। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं और करके हम दिखाते हैं। दोस्तों, अपने आप को अपने काम में, अपनी तरक्की में, अपने उद्देश्य में इतना समय लगा दो कि दूसरे के बारे में सोच ना पाए, दूसरों के बारे में गलत सोच ना पाए। सोचें तो अच्छा सोचें। दोस्तों, मानवता यही है, किसी के साथ करो तो अच्छा करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी के पास भी टाइम नहीं है कि तुम्हें कोई अच्छा बताए, किसी के भी पास भी टाइम नहीं है कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए अच्छा बताए। गलत बताने के लिए तो आप सबको बता सकते हैं, आपकी गलती निकालने के लिए तो बता सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको अपने दूसरे वे में ले जाइए और जो वो बता रहे हैं उसको कुछ ठीक करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मेरा मानना है कि अपनी तरक्की अपने हाथ है। जितना आप स्ट्रगल करोगे उतना आप आगे जाओगे। मुझे तो यही समझ में आता है, अपने दिमाग को भी यही समझाने की कोशिश करो कि हम यहाँ पर स्ट्रगल करने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर मेहनत करने के लिए आए हैं और करेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे ये बोलना इसलिए जरूर शुरू किया, मैंने ये बताना इसलिए शुरू किया क्योंकि कहीं ना कहीं हम हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत है। जिस तरह हमारे शरीर को खाना, अच्छे खाद्य पदार्थ की ज़रूरत है, उसी तरह हमारे दिमाग को, हमें अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हमारे दिमाग में नेगेटिव एनर्जी रहेगी हम कुछ नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड, मैं स्टार्ट करता हूँ। कोर्ट मीन्स न्यायालय। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायालय और मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट को छोड़कर, आर्बिट्रेटर को छोड़कर लीगल अथॉराइज्ड पर्सन सभी साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत होते हैं। सभी न्यायाधीश, सभी मजिस्ट्रेट साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति होते हैं, लेकिन मध्यस्थ को नहीं होते, आर्बिट्रेटर नहीं होते जो एविडेंस ले ले। प्रत्येक न्यायालय में कम से कम 3 संगठक भाग अवश्य होने चाहिए: वाद करने वाला, प्रतिवादी, पारिवारिक न्याय। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यायालय शब्द में मध्यस्थता को शामिल नहीं किया गया, जबकि जूरी न्यायालय शब्द में शामिल है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय, जिसको कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा CRPC 428(4)(8) के अंतर्गत साक्ष्य लेने का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय माना जाए न्यायाधीश जो कि नगर महापालिका अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत अपील की सुनवाई करता है, वह वैध रूप से साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत नहीं होता। न्यायाधीश की बात कर रहा हूं मैं, जो नगर महापालिका। माय डियर फ्रेंड्स, न्यायालय, एक केस था यूपी वर्सेस रतन शुक्ला का, AIR 1956, इलाहाबाद 258, जो मैंने पढ़ा।
माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि न्यायालय और अधिकरण में अंतर क्या है। डेफिनेशन बिटवीन कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। माय डियर फ्रेंड्स, प्रत्येक न्यायालय, प्रत्येक कोर्ट अधिकरण होते हैं। जितने भी कोर्ट है वो ट्रिब्यूनल होते हैं, किंतु प्रत्येक ट्रिब्यूनल न्यायालय नहीं होते, कोर्ट नहीं होते। अर्थात कुछ अधिकरण ही न्यायालय होते हैं, और अधिकरण ऐसे प्राधिकार को कहते हैं जो विवादों का विनिचय करता है, और न्यायालय ऐसे विशिष्ट अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल हैं जो विधि द्वारा न्यायालय के रूप में गठित किए गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान भी न्यायालय और अधिकरण में भेद रखता है, डिफरेंस रखता है, डिफरेंस रखने की बात करता है। संविधान में प्रशासनिक और अन्य विषयों को बवत अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनलों की स्थापना के लिए भाग 14 को जोड़ा गया। जब ट्रिब्यूनल जोड़े गए तो भाग 14 में जोड़ा गया की स्थापना की गई। इसके अधीन बनाई गई संसदीय विधि द्वारा अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनलों की अधिकारिता और उनकी शक्ति निश्चित की गई। उनकी क्या शक्ति है, क्या वो कर सकते हैं, उसको सर्टेन किया गया, निश्चित किया गया। माय डियर फ्रेंड, जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कोर्ट को पढ़ रहे थे तो उसमें एक सेक्शन आया CRPC 428 428। मैं बात करना चाहूँगा I would like to discuss about the 428। What is the definition? My dear friends, CRPC 428 period of detention undergo by the accused to be set off against the sentence of imprisonment। My dear friends, आरोपी द्वारा कारागार की सजा के खिलाफ बंदी के तहत हिरासत की अवधि के बारे में बताया गया है। My dear friends, मैं CRPC 428 की बात कर रहा हूँ। मैं अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट पढ़ूंगा और आप बताने की कोशिश करूंगा कि वेयर एन एक्यूज पर्सन हैज़ ऑन कन्वेंशन बीन द sentenced to imprisonment for a term not being imprisonment in the default of payment of fine, the period of detention, if any, undergo by him during the investigation, inquiry or trial of the same case and before the date of such conviction shall be set off against the term of imprisonment imposed on him on such conviction, and the liability of such person to undergo imprisonment on such conviction shall be restricted to the remainder, if any, of them of imprison imposed to him। My dear friends, कि जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को सजा पर किसी शब्द के लिए कारावास की सजा दी गई हो, जुर्माने के भुगतान के डिफाल्टर में कारावास ना हो, हिरासत की अवधि आदि कोई हो जो जांच, पूछताछ या परीक्षण के दौरान उसके द्वारा किया गया हो, ऐसा ही मानना है
या समझते हैं, इस तरह की सज़ा को तारीख से पहले इस तरह की सज़ा पर उस पर लगाए गए कारावास की अवधि के खिलाफ सेट किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को ऐसे दोष पर कारावास से गुजरना उसे उस सज़ा से गुजरना होगा। शेष तक सीमित रहेगी। यदि कोई हो उस पर कारावास की अवधि। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोवाइड दैट इन केस referred to in section 433A, such period of detention shall be set up against the period of 14 years referred to in the section। बरशर्त की धारा 433A में बताया गया है, उल्लेखित किया गया है, ऐसे मामले हिरासत की ऐसी अवधि उस खंड में निर्देशित 14 वर्ष की अवधि के खिलाफ निर्धारित की जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द CRPC 428 और मैंने आपको कुछ एविडेंस में भी बताया, इंडियन एविडेंस एक्ट में डेफिनेशन, ट्रिब्यूनल और कोर्ट के बारे में भी, और कोर्ट के बारे में भी। कोर्ट क्या है, मैं समझता हूँ कि लॉ के स्टूडेंटों को समझ में आया होगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।